तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशंस। ठीक है, हर चैप्टर का एक एक ट्यूटोरियल बना दिया जाएगा जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। आज की क्लास में बेसिक पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस यानी समाकलन। समाकलन, ठीक है ना। ये 12th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। कौन? इंटीग्रेशंस यानी समाकलन, जो हम बात, ये 12th स्टैंडर्ड के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। यानी हम पहले भी आप लोगों को बताते हैं कि यदि 12th एग्ज़ाम देने जाना है, खासकर बिहार बोर्ड वालों के लिए, तो कम से कम आपका इंटीग्रेशंस, डेरिवेटिव, इन्वर्स ट्राइगोमेट्री और वेक्टर, ये 4 चैप्टर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम लगभग हो जाता है। पढ़ना तो सब है लेकिन इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशंस को समझते हैं। इंटीग्रेशंस है क्या, इंटीग्रेशंस काम कैसे करता है, इंटीग्रेशंस का उपयोग क्यों होता है। इंटीग्रेशंस पढ़ने से पहले आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, अर्थात अवकलज की जानकारी होनी चाहिए। हम आशा करके चलते हैं, हम मान कर चलते हैं कि आप लोगों को डेरिवेटिव पता है, डेरिवेटिव पढ़ें, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशंस अब हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो अवकलज इसलिए हम बात किए डेरिवेटिव की क्योंकि इसके उल्टा ही होता है इंटीग्रेशंस। डेरिवेटिव नहीं पढ़िएगा तो इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। ये ज़रूरी है आपको, यानी कि पहले आपको डेरिवेटिव पढ़ना है फिर इंटीग्रेशंस पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी इस क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन को शुरू करने वाले हैं, अर्थात इसको अच्छे से समझेंगे। समझिए, समाकलन का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए, जितने भी, मान लीजिए सबसे पहले इसका उपयोग आयतन निकालने के लिए, क्षेत्रफल के लिए, अगर बहुत सारे कार्यों में किया जाता है, यानी कठिन से कठिन जहाँ कार्य हो, अर्थात इंटीग्रेशंस का मतलब ही होता है कि कठिन कार्य को आसान बनाना। कठिन कार्य को क्या करता है, ये आसान बना देता है। कौन? इंटीग्रेशंस। टेढ़े मेढ़े वक्र हो, ऐसे टेढ़े मेढ़े, मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, इसको निकालना है तो यहाँ पर ज्यामिति थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, डेरिवेटिव थोड़ा सा कमज़ोर पड़, निकल तो जाएगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा। लेकिन इंटीग्रेशन क्या करता है, इसको आसानी से निकाल देता है। यानी कहा जाए तो वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अलावा आयतन भी निकाल सकते हैं, तो ये हम लोगों का मदद करता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। अभी के लिए बात यह है कि इसको समझना है, कैसे बनेगा, कैसे इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इंटीग्रेशंस यानी समाकलन का उपयोग कैसे होता है। समाकलन मतलब का अवकलज का उल्टा प्रक्रिया समाकलन कहलाता है। सिंपल सा बात है कि अवकलज का उल्टा प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, समाकलन कहेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे एग्जांपल में समझते हैं कि x का समाकलन y हो, x का डेरिवेटिव यानी अवकलज x का डेरिवेटिव y हुआ, तो हम कह सकते हैं कि y का समाकलन x होगा, सिंपल भाषा में बात करें तो कि x का डेरिवेटिव y है, तो अर्थात y का इंटीग्रेशंस x होगा। यही आपको समझा रहे हैं कि समाकलन जो है डेरिवेटिव के उल्टा होता है, यानी आपको डेरिवेटिव पाता है तो उसको उलाट देंगे समाकलन। जैसे फॉर एग्जांपल कि डेरिवेटिव, मान लीजिए साइन का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशंस निकालेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। इस तरीके से ये उल्टा होता है। इतना समझ में आ गया? अब समझते हैं समाकलन में एक और चीज़ समझिएगा, इसको सूचित कैसे करते हैं। सूचित, तो इसको ऐसे सूचित करते हैं, ऐसे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक क्लास है। समाकलन को ऐसे हम लोग सूचित करेंगे, इसका ये सिंबल होता है, मतलब ऐसा यदि लगा रहे किसी भी, मान लीजिए हम लिख देते हैं साइन थीटा, ठीक है ना, हम लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, और इसके आगे ऐसा सिंबल लगा देते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि इंटीग्रेशंस ऑफ साइन थीटा का मतलब होता है इसका इंटीग्रेशंस ऑफ साइन थीटा। ऐसा समझ में? तो इस तरीके से हम इसको सिंबल के रूप में व्यक्त करेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे, राइट। इतना तक तो समझ लिया आप लोग। अब समझते हैं समाकलन के प्रकार। समाकलन की बात करें तो ये 2 प्रकार के होता है, अर्थात 2 तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। समाकलन जो होता है 2 प्रकार को, एक को बोलेंगे हम लोग इनडिफिनिट, एक को बोलेंगे डिफिनिट, ठीक है ना। एक को बोलेंगे डिफिनिट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अनिश्चित,
अनिश्चित समाकलन, ठीक है, और इसको बोलेंगे निश्चित समाकलन, ठीक है ना। मतलब इसको दो तरीके से व्यक्त करते हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, ठीक है ना। अभी के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पहले वाला इनडिफिनिट समाकलन अर्थात अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, इसको समझिएगा। अनिश्चित समाकलन क्या होता है? अनिश्चित समाकलन का मतलब है ना कि जिसको बनाने के बाद उसका मान ज्ञात ना हो। जैसे मान लीजिए लगभग में मान आ गया, हो सकता है उसके आसपास, मतलब ऐसा है कि आस पास के, ठीक है ना, उसको हम अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये श्योर नहीं होता है कि उतना ही आंसर होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, हल्का फुल्का नहीं, ऐसा होता है। मान लीजिए हम आपसे कहे कि 11 रुपया 99 पैसा ऐसे बोलती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लगभग 12 रुपये हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अनिश्चित समाकलन का मतलब है कि ये मान अपना एक्यूरेट नहीं देगा, ठीक है ना, ये मान थोड़ा सा इधर उधर देगा। तो इसके लिए हम इसके अंत में यानी समाकलन के अंत में कांस्टेंट जोड़ेंगे, ठीक है ना। क्या जोड़ेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है एक ऐसा मान जो अनिश्चित समाकलन में हो सकता है कि कम है, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, जिससे ये पूरा होगा कि ये अपना मान वैल्यू कांस्टेंट को जोड़कर देगा, ठीक है ना। लेकिन निश्चित के साथ में ऐसा नहीं होता है, ये निश्चित मान देता है। मतलब क्या? 11 रुपये 99 पैसा है तो 11 रुपये 99 पैसा ही देगा, ठीक है ना। इससे ये कम बेसी 12 या इससे कम नहीं करेंगे, ठीक है ना। आया समझ में? मतलब ऐसे इसको समझने के लिए केवल बता रहे हैं कि मान लीजिए दुकान पर गए आप लोग, तो वहाँ आपका सामान हुआ, मान लीजिए 11 रुपये 99 पैसा का ही आप सामान लिए, ठीक है, उसका रेट है, तो उसको हम कितना देंगे? 12 रुपये दे देंगे, ठीक है ना। अब 1 पैसा कौन देगा, ठीक है ना। लेकिन मान ये होगा आपका अनिश्चित समाकलन, यानी कैश देंगे तो अनिश्चित समाकलन। वहाँ पर यदि हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो जितना का सामान है उतना हम पेमेंट कर सकते हैं, अर्थात 11 रुपये 99 पैसा ही हम पेमेंट करेंगे, तो वो हुआ निश्चित समाकलन। आज समझ में? ये बस समझने के लिए एग्जाम्पल था, इतना तो समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं इसको समझते हैं। मान लीजिए ये तो समझ में आ गया ना, ये वाला, अर्थात हम लोग यह समझते हैं कि किसी भी डेरिवेटिव का समाकलन, मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं कोई x लिख लेते हैं, तो x का यदि हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव को इस तरह सूचित किया जाता है, तो x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। लेकिन समझिए कि 1 का यदि इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dx के सापेक्ष, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा x, ठीक है ना। मतलब हमने यह जाना कि इंटीग्रेशंस में क्या होता है कि जिसका डेरिवेटिव आया उसका यदि इंटीग्रेशंस करेंगे तो वो वापस अपने पहले वाला मान में दे देता है। अर्थात यहाँ पर एक आपका फार्मूला बनता है कि यदि इंटीग्रेशंस ऑफ किसी डेरिवेटिव का, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वह अपना फंक्शन मान ही देगा। समझ में? यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन करेंगे, किसी कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव के हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अपना मान जो है फंक्शन के मूल रूप देगा। आज समझ में? ये हमने जान लिया इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग जानते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ फार्मूले जानना पड़ेंगे, कुछ फार्मूलों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाकर हम चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में लिखते चलिएगा, आगे देखते हैं। तो आइए चलिए एक फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला हम सीखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसको समझते हैं। मान लीजिए कि x है, x के पावर n दिया है, ठीक है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन का होगा, ठीक है ना। ये फार्मूला महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादातर यूज होना कॉमन फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इसका होता है इंटीग्रेशन पे, ऐसे याद कर लीजिएगा। डेरिवेटिव में क्या होते हैं? मान लीजिए कि हम डेरिवेटिव x के पावर n का डेरिवेटिव करते हैं, x के पावर n का डेरिवेटिव करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो पावर होता है वो पावर आगे आ जाता है और उसके बाद पावर का 1 कम कर देते हैं, n करते हैं डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। पावर गुणा में आ जाएगा, पावर का 1 कम कर देंगे, तो इसमें कम हो रहा है 1 ना, तो इंटीग्रेशंस में क्या करेंगे? 1 को बढ़ा देंगे, सिंपल है। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? 1 को बढ़ा देंगे, ठीक है। अर्थात
इसका जब हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो x के पावर n अब प्लस एक उसमें माइनस हो रहा है तो उसका उल्टा करेंगे तो प्लस 1 होगा। और जितना इसका पावर है, पावर से यहाँ पर क्या गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ पर पावर से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। और ये अनिश्चित हो, लिमिट नहीं है, लिमिट निश्चित में क्या होता है, लिमिट रहता है, लेकिन इसमें लिमिट है नहीं, अनिश्चित है। इसका मतलब यह हुआ कि प्लस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थात x के पावर n+1 बटा में n+1। अब इसको समझना जरूरी है, 2-4 एग्जाम्पल देते हैं यहीं पर ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ हम x² लिखते हैं, dx लिखते हैं और इसका इंटीग्रेशंस करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसके पावर 2 है ना, तो 2 का पावर 1 बढ़ाएंगे, अर्थात x के पावर 2 + 1 और नीचे 2 + 1 करेंगे, अर्थात x के पावर 2 बटा में 3 बटा में 3 और प्लस कॉन्स्टेंट आपका c हो जाएगा। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, x के पावर 3 dx करते हैं, सीधा सीधी बात है, एक पावर बढ़ रहा है, मतलब x के पावर 4 और जितना है उतना से भागा दे दो, आ समझ में। उसी तरह मान लीजिए x के पावर 5 का करते हैं तो हो जाएगा कितना, x के पावर 5 बटा 5 प्लस, आ समझ में। उसी प्रकार मान लीजिए x के पावर 10 का करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 11 बटा में 11, आ समझ में, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए x के पावर 50 का करते हैं तो कितना हो जाएगा, x के पावर 51 बटा में 51, ठीक है। अब एक और देखिए, मान लीजिए x के पावर -2 का करते हैं, ठीक है ना, तो x के पावर 3 मत लिखिएगा क्योंकि इसमें +1 हम करेंगे, इसमें 1 बढ़ेगा ना, तो देखिए मान लीजिए इस तरह x के पावर -2 और +1 बटा में -2 + 1 ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x के पावर -1 बटा में -, ठीक है ना। अब इस आधार पर यदि आपको दिया जाए x के पावर -3 का तो कितना कीजिएगा, x के पावर -2 बटा -2, आ समझ में। तो माइनस इधर रहेगा तो माइनस वाले करेंगे, आ समझ में। यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा और देखिए, ठीक है, इधर बताते हैं। मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में हम दे दिए आपको √x, ठीक है ना, dx दे दिए, ये भी इसी का रूप है, इसी में बनेगा ये, ठीक है। तो √x दिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रूट का वैल्यू कितना होता है, रूट का वैल्यू यदि हम बात करें, अच्छा देखिए रूट होता क्या है, आप लोग पढ़े होंगे कि यदि इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा, 2/1 है, इधर जाएगा तो 2/1 है, समझिए इसको। मान लीजिए कुछ नहीं तो 2/1 है, इधर जाएगा तो 1/2 बनेगा, ठीक है ना। पावर उलट जाता है ना। इस आधार पर यदि बात करें कि x के पावर 2/1 है, ये दूसरे साइड में जाएगा तो 1/2 बनेगा, ऐसा समझिए नहीं यार। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि रूट का जो वैल्यू होता है ना, वह होल दी पावर 1/2 होता है। अर्थात यदि कहीं पर भी आपको ऐसा दिखेगा कि x के पावर 1/2, तो इसका मतलब यह होता है कि √x की बात हो रही है, ऐसा समझ में। मान लीजिए ऐसा आपको दिखे कि y के पावर 1/2, तो इसका मतलब है कि √y की बात हो रही है। अर्थात √y रहे, हमें पावर की जरूरत हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा समझ में। छोटी सी चीज़ था बिल्कुल। देखिए यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह का सेम प्रोसेस करने वाले हैं कि नीचे का है √y है ना, तो यहाँ पर √x है, तो इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि ये भी आप लोग समझ जानते हैं कि पावर जब नीचे ऐसे रहेगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाता है ना। तो नीचे प्लस में, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में होगा, अर्थात x के पावर -1/2 dx आया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समझिएगा आप लोग, तो x के हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, -1/2 इसमें 1 को जोड़ेंगे, जितना आ रहा है ना उतना से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, आया समझ में। इसमें 1 को जोड़ेंगे, जितना आ रहा है उतना से भाग दे देंगे, सिंपल। मतलब आपको सिंपल इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं अभी, ठीक है ना। मतलब समझिएगा कि 0 है, 0 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन जब बनाइएगा ना तो उसमें सोचिए छोटे छोटे चीज़ों को जानना जरूरी होता है, ताकि वहाँ पर हमारा समय बर्बाद ना हो। तो सोचिए ये प्लस में, ये माइनस में, तो 1 में से जब आधा को घटाएंगे तो आधा ही ना बचेगा, अर्थात इसको कह सकते हैं x के पावर 1/2। और नीचे यहाँ पर देखिएगा, 1 में से आधा घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1/2 बचेगा, इसको उलाट देंगे तो 2 × x के पावर 1/2। अब x के पावर 1/2 को रूट लिख सकते हैं, यानी कि 2√x लिख सकते हैं। अर्थात ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, ये हम लोगों का एक फार्मूला बन गया। इसको इस तरह लिख लीजिए, देखिए ये एक फार्मूला हो गया हम लोगों का, है ना। एक फार्मूला ये हो गया, काउंट कर दिए।
और दूसरा फार्मूला हम लोग का ये बन गया। ये तो आपको एग्जाम्पल की तरह समझा, इसको हमने प्रमाणित भी कर दिया। अर्थात हम कह सके इंटीग्रेशंस ऑफ 1 में रूट एक्स है, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यदि हम ये समझ गए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यदि ऐसा है इंटीग्रेशंस ऑफ 1 में रूट एक्स है, तो इसको हम 2 रूट एक्स प्लस सी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि 1 में रूट एक्स है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत आया समझ में? तो इस तरीक़ा से ये वाला फार्मूला हम लोगों का कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं आगे। तो पहला फार्मूला हम लोग का ये फार्मूला की तरह देखें तो दूसरा फार्मूला हम ये बताएं कि 1 में 2 रूट एक्स है यदि, तो इसका हो जाएगा, सॉरी एक्स है, रूट एक्स है तो इसका 2 रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा वाला फार्मूला की बात करें तो मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हम आपको दे दें, ठीक है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो याद रखिएगा, देखिए डेरिवेटिव में क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है ना। कॉस का इंटीग्रेशन करें तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ साइन का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इधर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बटा में डी एक्स, तो इसका होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो माइनस इधर रखिए चाहे इधर रखिए, क्या फ़र्क पड़ता है, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स। चौथा फार्मूला की बात करें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस डी एक्स, इसका बात करें तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। जैसे इधर होता है डी साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे, हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें सेक स्क्वायर एक्स, पाँचवा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स जब भी रहेगा तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट होता है tan x प्लस सी, ठीक है ना। क्या होता है tan x प्लस सी, ठीक है ना। इधर tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, साथ में लिखते चलिएगा आप लोग। 6 नंबर की बात करें इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x डी एक्स की बात करें, यानी सेक एक्स इंटू tan x रहेगा तो सेक एक्स हो जाएगा इसका सेक एक्स प्लस सी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका सेक एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव होता है। अर्थात इधर बात करें कि डी सेक एक्स का डेरिवेटिव जो लिखेंगे वो होता है सेक एक्स प्लस इंटू tan x प्लस सी, ठीक है ना। डेरिवेटिव तो आप लोग पढ़े ही हैं, उसके बाद डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन का जो है फार्मूला ये आप लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए कि आप 7वां फार्मूला बताएं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉसेक जितना सी वाला होता है ना वो माइनस में होता है, सी से जो भी शुरू होगा माइनस में, ऐसे याद कर लीजिएगा एज ऑफ ट्रिक की तरह, ठीक है ना। इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसके बाद 8वां फार्मूला की बात करें, 8वां फार्मूला मान लीजिए कॉसेक इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इस तरह से फार्मूला बनेगा, इसको नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे हम, ठीक है। देखिए एक और होता है ई के पावर एक्स, दिख रहा है ना, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स। ध्यान रखिएगा आप लोग डेरिवेटिव में इसको पढ़े हैं कि डेरिवेटिव ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ई के पावर एक्स कांस्टेंट की तरह होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो जब डेरिवेटिव में चेंज नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन में भी चेंज नहीं होगा। अर्थात हम बात करें ई के पावर एक्स के इंटीग्रेशन के तो हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इसमें भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद यदि हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन का होता है, तो 1/x जब भी रहेगा ये हो जाएगा आपका log x प्लस सी। ये भी आपका महत्वपूर्ण फार्मूला है, सबसे ये भी अनेकों बार यानी बहुत ज़्यादा बार इसका यूज करने वाले हैं हम लोग चैप्टर में, ठीक है ना। कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 यदि x रहे तो उसका होता है log x प्लस सी। अर्थात log का तो एक लघु गुणक अलग ही है, इसके अलग फार्मूला हम आपको बताएंगे जो कि वेरी यूजफुल है, बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। log का फार्मूला हम अलग आपको बताएंगे, ठीक है ना, ये हो जाता है, तो ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। 1/x के बाद यदि हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर n dx, इसको भी याद रखिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इसको हम बड़े क्वेश्चन की तरह यूज़ करेंगे, बड़े क्वेश्चन में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल सा बात है कि a के पावर n है, मतलब किसी ऐसे है कि कोई नंबर है जैसे x के मान लीजिए 4 के पावर x ऐसे दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसे इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला होगा a के पावर n dx का फार्मूला हो जाएगा a के पावर n बटा में log a प्लस सी, ए के पावर n बटा में log a प्लस सी, ठीक है। उस तरह मान लीजिए 4 के पावर x है तो इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा 4 के पावर x बटा में log 4, ठीक है ना।
ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इंटीग्रेशंस ऑफ 1 बटा में यदि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो ये देखिए याद रखिएगा, याद होगा आपको, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो उसी तरीक़ा से जब इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। उसी तरीके से यदि मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस कर दे तो माइनस 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, तब माइनस लगा देंगे तो फार्मूला तो सेम ही है, बस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ना, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसे फार्मूला इसको याद रखना पड़ेगा आपको, आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे और देखते हैं, हो गया ये। अगला फार्मूला देखते हैं कि इंटीग्रेशंस ऑफ 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहे, ठीक है ना। तो इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और इसी तरीक़ा से यदि इसमें माइनस कर दे ऊपर, तो पता है, बताया आपको कि जितने सी से शुरू होता है ना, कॉस कॉट कॉसेक, तो सब माइनस में जाता है, अर्थात इसका हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इंटीग्रेशंस ऑफ 1 बटा में एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये होगा आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का, ठीक है ना। अब इसको मान लीजिए ऐसा कर देते हैं, इंटीग्रेशंस ऑफ -1 बटा में एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx करते हैं, बस माइनस कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी का, बस माइनस कर देंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी का हो जाएगा। आया समझ में। तो इसके इतना तो आप लोग समझ लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आपको हम दे दें, एक और देते हैं, वो पहले वाला फार्मूला बताए उसी पर है कि 1 बटा में 2 रूट एक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो बस वही है ये फार्मूला, 1 बटा 2 रूट एक्स है ना। तो इसका जब हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये आएगा रूट एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं बताया कि 1 बटा केवल रूट एक्स है तो 2 रूट एक्स होता है ना, कि 1 बटा रूट एक्स रहेगा तो 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो उसी तरह 2 को यहाँ कर दीजिएगा तो 2 यहाँ से हट जाएगा, काम खत्म, बात एक ही है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि हम कहें कि किसी नंबर का इंटीग्रेशन करते हैं, कि इंटीग्रेशंस ऑफ कोई नंबर है, ठीक है ना, कोई नंबर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ किसी नंबर का इंटीग्रेशन होता है के इंटू एक्स कर देंगे dx। इसको समझिएगा, मान लीजिए कि हम 5 देते हैं, 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 5x, है समझ में। लेकिन मान लीजिए 5x रहे तो नंबर जब अकेला रहेगा तभी उसके साथ चर का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी चर से गुणा करेंगे। लेकिन 5x रहेगा तो इसमें जो नंबर होता है वो बाहर निकल जाता है, अर्थात हम कहें कि k इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो k बाहर निकल जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, अर्थात हम इसका बात करें तो हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2। आज समझ में। यानी हम बात करें यहाँ पर 5 इंटू एक्स का, तब 5 बाहर निकाल लेंगे, अचर पद बाहर निकल जाता है, और x का एक्स स्क्वायर बटा में 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस सी करेंगे, अर्थात 5 बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। है समझ में। तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, कोई दिक्कत। चलिए इतना हम लोग देख लिए, समझ लिए। इसके बाद थोड़ा सा लॉग वाला फार्मूला देख लेते हैं, और उसके बाद अगले क्लास में चैप्टर्स को शुरू करेंगे, ठीक है। लॉग वाला फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि लॉग x के पावर n है, तो पावर जो है ना इधर आगे आ सकता है, n इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं, लॉग एक्स। अर्थात इसका एग्जाम्पल दे तो मान लीजिए लॉग x के पावर 4 है तो 4 को आगे लेंगे तो 4 लॉग x लिख सकते हैं, या ये वाला रहे ना आपको तो इसको आगे भेजकर पावर बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे समझते हैं। लॉग में यदि लॉग a प्लस लॉग b रहे, लॉग a प्लस लॉग b रहे, ऐसे गुणा में रहे लॉग x प्लस लॉग b, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग a इंटू बी, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि कोई लॉग का 2 पद गुणा में रहे तो उसको अलग अलग जोड़ में लिख सकते हैं, जोड़ में रहेगा तो गुणा हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह यदि भागा में रहे लॉग, जैसे मान लीजिए लॉग a माइनस लॉग b रहे, ऐसे भागा में रहे तो भागा को बटा करते हैं, ये हो जाएगा लॉग a बटा b होता है, ठीक है ना, लॉग a बटा b होता है, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए लॉग e 10 रहेगा तो इसका मान 1 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लॉग का जो है बेसिक फार्मूला है, सबसे ज़्यादा ये 2 फार्मूला यूज होते हैं, और भी फार्मूला आएंगे तो हम क्वेश्चन के साथ आपको इधर साइड में बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया।
ये समझ में आया ना कि इंटीग्रेशंस का होता है। ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं रहेगा मेरा, छोटा क्लास में हम आपको सिखाएंगे, बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। कोई समस्या होती है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। उस कमेंट के हम अगले क्लास में आपको या उसी कमेंट में आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं और मिलते हैं इसके बाद वाले जस्ट क्लास में पूरे प्रश्नावली के साथ, एक क्वेश्चन के साथ। उसमें सारे इन फार्मूलाओं को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। इस सीखे हुए हम जो फार्मूला अभी सीखे हैं इसका प्रयोग उसमें करने वाले हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।